ये कुछ महीने पहले की बात है कि वो मुझे कुछ परेशान दिखाई दी। मैंने पूछा लेकिन वो कुछ बताने के लिए आमादा नहीं थी, इसलिए मैंने इसके साथी लेक्चरार से रब्ता करने के बाद इसे सोबिया के पास भेजा ताकि मालूम कर सके कि मामला क्या है। तब मुझे पता चला कि इसके छोटे भाई को लड़ाई झगड़े के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे छोड़ नहीं रहे। मैं इसी मौका की तलाश में था। मैंने अपने कमरे में इसे बुलाया और यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैं संजीदगी के साथ इसकी मदद करना चाहता हूँ। पुलिस में मेरी इतनी वाकफियत है कि अगर मैं चाहूँ तो वो इसके भाई को खुद मेरे पास छोड़ कर जाएंगे। सोबिया फूट फूट कर रो दी। मैंने इसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। जब इसके दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो इसने मुझे बताया 2 दिन कबल इसके भाई ने तैश में आकर मोहल्ले की एक औरत को धक्का दे दिया। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। इसके मुंह से कुछ हो निकला, ताहम इसे चोट नहीं है, लेकिन इसने मेरे भाई के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस मेरे भाई को गिरफ्तार करके ले गई। अब वो इसे रिहा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दिमाग में एक मनसूबा तरतीब पाने लगा। मैंने इसे तसल्ली दी कि जल्दी से इसके भाई को रिहा करवा लूंगा, वो फिक्र ना करे। ताहम इसमें कुछ वक्त लग जाएगा। सोबिया चुप हो गई। मैंने इसे रुखसत किया, अपने थाने चलाया। इंस्पेक्टर शाहिद का शुमार मेरे करीबी दोस्तों में होता था। वो अयाशियों के दौरान मेरे साथ रहता था। तुम जान सकते हो कैसे मामलात में पुलिस का ताउन कितना ज़रूरी होता है। इनकी इजाज़त के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर शाहिद को मैंने तमाम मामले से आगाह करने के बाद अपने इरादे के मुतालिक बता दिया और इस औरत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया जिसकी वजह से सोबिया के भाई को गिरफ्तार किया गया था। इंस्पेक्टर ने औरत को थाने बुलाया। वो 40 साल जाहिल और गंवार औरत थी। किरदार के लिहाज से भी मशकूक दिखाई देती थी और दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैंने इससे मामले के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उसने मुझे बताया, साहब जी मुझ पर बहुत तशद्दुद हुआ। यूँ समझिए कि जान जाते जाते बची। मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। वहाँ नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे। मुझे बैरूनी जख्म नहीं आया लेकिन अंदर का गोश्त फट गया है। मैं अब इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे पास है। इसने मुझे फाइल देने की कोशिश की। मैंने फाइल वापस कर दी और संजीदा लहजे में इससे मुखातिब होते हुए कहा, तुम अपना बयान बदल दो और नए बयान के मुताबिक तशद्दुद के दौरान तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट इंस्पेक्टर तैयार करवा लेगा और रिपोर्ट के बाद मुकदमा कत्ल का दर्ज होगा। औरत के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात पैदा हुए। मैंने जेब से 5000 के 2 नोट निकाल कर औरत के सामने रख दिए। हैरत के तासुरात खुशी में बदल गए और वो इस पर तैयार हो गई। सामने बैठा हुआ इंस्पेक्टर तोकीर भी अजीब सी नज़रों से मुझे घूर रहा था। ताहम खामोश होने की वजह से वो बातचीत में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रहा था। मैं दोबारा गोया हुआ। औरत मान चुकी थी, इसलिए मुझे इसे कुछ और रकम भी देने का वादा करना पड़ा। ताहम इसने बयान बदल दिया और मैं उठकर स्कूल आ गया। मैंने फ़ोन करके सोबिया को ऑफिस में बुलाया। हर चंद इसका घर स्कूल से काफ़ी दूर था, लेकिन गंभीर हालात को मद्देनजर रखते हुए इसने इनकार नहीं किया और जल्द ही ऑफिस आ गए। इसकी सूजी हुई आंखें इस बात की गुमाज थी कि वो काफ़ी देर तक रोती रही है। मुझे अंदाज़ा लगाने में मुश्किल पेश नहीं आई कि सरैया ने इसे बयान की तब्दीली के मुतालिक बता दिया है। मेरे ऑफिस में दाखिल होते ही वो फूट फूट कर रो दी और मुझे सरैया की धमकी से आगाह करने लगी। मैंने चुप कराने के बहाने जिस्म से खेलने की जिसारत भी की, लेकिन इसने तवज्जो नहीं दी। वो वाकई परेशान थी। मैंने इसे समझाया, बयान को तब्दील करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि अभी तक तुम्हारे भाई के खिलाफ FIR नहीं काटी गई। मैं कल इस औरत से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि कुछ रकम लेने के बाद वो सुलहनामे पर दस्तखत कर देगी। सोबिया ने ममनून निगाहों से मेरी तरफ देखा और तशक्कुर भरे लहजे में बोली, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आप हमारे घर में किसी फरिश्ते से कम हैसियत नहीं रखते। मुझसे जो भी हुआ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मेरे चेहरे पर मानी है मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। तुम समझ सकते हो कि मैंने शतरंज की बसात यही अल्फाज सुनने के लिए तरतीब दी थी और आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। बहरहाल मैंने इसे मुतमईन करके वापस भिजवा दिया। वो पूरी तरह मेरे शिकंजे में आ गई थी। अब जो करना था मुझे करना था और मैं जो चाहता इसके साथ कर सकता था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, मुझे कुछ इंतजार करना था। तोकीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुर्राते हुए बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने से ज़्यादा इंसानियत सोच हरकत और क्या हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके होगे। मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे पता था कि वो मुश्किल ज़रूर होगा। सोबिया के साथ इसका रिश्ता जज्बात की गहराइयों से भी ज़्यादा था और मैं इसे अजियत देना चाहता था। मुझे इससे गुज़श्ता मामलात का हिसाब किताब लेना था। कॉलेज में मुझे इसका साया कहा जाता था। मैं हमेशा इसके पीछे रहा। आगे निकलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस वाक़े के बाद साया की छाप का खात्मा होने वाला था। मैंने आखिरकार इसकी मंजूर नज़र को इससे छीन ही लिया। इसलिए सख्त लहजे में मुहातिब होते हुए कहा, वक्त से पहले कुछ कहने की कोशिश ना करना, बस खामोशी से सुनते जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत पर यह सब नागवार गुजर रहा है, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही है। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। कॉलेज के दौर में मैं भी यही कुछ किया करता था। वो चुप रहा। मैंने दोबारा कहना शुरू किया। वो अब मेरी दस्तरस में थी। मुझे चंद शराइत इसके सामने रखना थी। इसके बाद बरसों की ख्वाहिश पूरी करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। तोकीर ने बेचैन लहजे में पूछा, तो क्या तुमने इससे शादी कर ली? नहीं, मुझे शादी करने की भला क्या ज़रूरत थी? मैं तो सब कुछ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए कर रहा था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं थी कि वो इस वाक़े के बाद मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती। मुझे तो अपने दिल के अरमान पूरा करने थे। इसलिए मैंने 2 दिनों के बाद इसे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे ख्याल के मुताबिक लोहा अच्छा खासा गर्म हो चुका था और अब इस पर करार वाकई ज़र्ब लगा देनी चाहिए थी। इन चंद दिनों के दौरान इसका हुस्न पानी में हल हो जाने वाले नमक की तरह घुल गया था। ताहम जिस्म के नशेबो फराज अब भी तबाहकुन थे। मैं इन्हें हासिल करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वो मेरे सामने बैठी तो मैं मुद्दा की तरफ आते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सुरैया मान गई है। कल सुबह अपना बयान वापस ले लेगी और तुम्हारे भाई को रिहा कर दिया जाएगा। सोबिया एक दफ़ा फिर फूट फूट कर रो दी। मैंने झंझलाए हुए लहजे में कहा, खुदा के लिए ये रोना धोना बंद करो और कान खोल कर मेरी बात सुनो।
ये सब जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कोई एहसान नहीं है, बल्कि कारोबारी मामलात है। इस हाथ दो और उस हाथ लो। मैं कॉलेज में तुम्हारी खिदमात को मुआवजा देकर खरीदता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए मेहनत करती हो। अब सोच लो कि अगर मैं तुम्हारी खिदमात का मुआवजा ना दूँ तो क्या तुम मेरे लिए मेहनत करोगे? बिल्कुल भी नहीं। सोबिया के चेहरे पर तजब्जुब भरे तासुरात पैदा हुए। इसे मेरी बात समझने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं खुलकर बात करता हूँ। सुरैया ने सुलहनामे पर दस्तखत करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। सोबिया अपनी जगह से उछल पड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो रकम लिए बगैर दस्तखत नहीं करेगी, और इसके दस्तखत ना करने की वजह से तुम्हारा भाई फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। वो बेकसूर है, सिर्फ जिद की बीट चढ़ने वाला है, तो फिर इस जिद को रकम देकर खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? सोबिया परेशान लहजे में बोली, लेकिन मेरे पास तो 2 लाख की रकम नहीं है और ना ही मैं इसका बंदोबस्त कर सकती हूँ। बाहर बादल जोर से गरजा। तोकीर निहायत महवियत के आलम में मेरे बयान करदा वाक़े को सुन रहा था। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, फिर तुम अपनी जिद को खत्म करो। मैं 2 लाख रुपए सरैया के मुंह पर मारूंगा। इसने हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरे दिल के हाल तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर मासूम क्यों बनी हो? मैं सिर्फ अपनी खिदमात का मुआवजा मांग रहा हूँ। 2 लाख के बदले 2 रातें, और इन 2 रातों के दौरान जो मैं चाहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। इसने बेख्तियार मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मुझे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, इसलिए मार खा गया और वो कमरे से बाहर निकल गई। तोकीर के चेहरे पर खुशी के तासुरात पैदा हुए। मैंने तल लहजे में इसे बताया कि इसका रद्द अमल फितरी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मजबूरी का तकाजा इंसान से वो सब कुछ करा देता है जो आम हालात में वो करने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। मछली मेरे जाल में फंस चुकी थी और बचकर निकलना इसके इख्तियार में नहीं था। मुझे मालूम था कि वो ज़्यादा देर अपनी जिद पर कायम नहीं रह सकती और इसे जल्दी मुझसे दोबारा रब्ता कायम करना चाहिए था। तो कीर ने बेचैन लहजे में पूछा, तो फिर क्या उसने किया? हाँ, अगले दिन मेरे ख्याल में सुबह 12 बजे के करीब वो मेरे ऑफिस में आई। इसके चेहरे पर वीरानी थी, जैसे इसके जिस्म से जान निकाल दी गई हो। वो काठ का पुतला दिखाई दे रही थी। इसने मुझसे सलाम दुआ नहीं की और बेजान लाशे की तरह कुर्सी पर बैठ गई। इसकी आंखें खुश्क थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं है कि वो इस एक दिन के दौरान नहीं रोई थी, यानी इसने हालात से समझौता कर लिया था। अब वो मेरे साथ कारोबार के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेरे मुंह खोलने से पहले वह ज़हरखूंद लहजे में बोली, मैंने अपनी जिद खत्म कर दी। तुम मुझे बताओ कि मेरा भाई जेल से कब बाहर आएगा? मेरे चेहरे पर फातिहाना तासुरात पैदा हुए और मैंने इसे बताया कि अपने भाई की फिक्र न करूँ। मेरा मुतालबा पूरा होने के अगले दिन वो तुम्हारे पास होगा। सोबिया ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, और फिर तुमने खुद ही कहा था 1 हाथ दो और 1 हाथ लो। इसलिए पहले मेरा भाई जेल से बाहर आएगा और इसके बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करूंगी। इसने आपसे तुम पर आते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम्हें लिख कर देना होगा कि अगर तुमने मुकरने की कोशिश की तो मेरे 2 लाख रुपए तुम्हें 1 महीना में वापस करना होगा। बसूरत दीगर तुम्हें मुझसे शादी करना होगी, वरना कानूनी कार्रवाई के तौर पर तुम्हें जुर्माना अदा करना होगा। इसने इस बात में सर हिलाया और मैं इसे अदालत में ले आया। मैंने स्टाम्प पेपर पर अपने मकसद को पोशीदा रखते हुए इबारत लिखवाई और वो बेबस परिंदे की तरह मुकम्मल तौर पर मेरे जाल में फंस कर रह गई। अब अगर वो चाहती भी तो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। और दूसरे दिन मैंने सुरैया को 10,000 देने के बाद सुलहनामे पर दस्तखत करा ली। इस तरह मुझे 20,000 की रकम खर्च करने पर अपने दिल के अरमान पूरा करने का मौका मिल गया। तो कीर गुस्से से चिल्लाया, कुत्ते कमीने, तुम इंसान नहीं जानवर हो। मुझे पहले पता चल जाता कि तुम इस हद तक गिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे साथ होटल कभी नहीं आता। वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने इसे हाथ से पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, क्या तुमने लाइब्रेरी में उसके साथ वही कुछ नहीं किया था जो मैं करना चाहता था? तो फिर मजाक ही क्या है? तमाम किस्सा पूरा सुनकर जाओ। वो खामोश हो गया। मैंने दोबारा बोलना शुरू किया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर शाहिद ने उसका भाई छोड़ दिया। सोबिया मेरे साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार थी। मैं इसे लेकर इसी होटल में आया। मैंने यही कमरा बुक करवाया और इसी बेड पर इसके हमरा 2 रातें गुजारी। याद करता हूँ तो मेरे मुंह से आह निकल कर रह जाती। अच्छे दिन थे वो। तो कीर दोबारा भड़क कर खड़ा हो गया। ज़हरखुंद लहजे में बोला, तुम सदा के मुनाफिक थे और सदा के मुनाफिक रहोगे। इतला के लिए अर्ज़ है कि तुम्हारे बयान करदा वाक़े के दौरान सोबिया ने मुझसे रब्ता किया और 2 लाख रुपए देने की दरख्वास्त की। मैंने जब इससे वजह दरियाफ्त की तो इसने मुझे वाक़या तफसील से बता दिया। मुझे यकीन नहीं आता, ताहम मैंने इसे 2 लाख दे दिए। यकीनन इसने वो तुम्हारे मुंह पर मारे होंगे। मैं अगले हफ्ते इससे शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन दिल में सच्चाई मालूम करने का तजस्सुस आ रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को अनजान बनाते हुए तुमसे रब्ता किया। दरअसल मैं सब वाक़या तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम झूठ बोलोगे, लेकिन तुम तमाम मामला सच्चाई के साथ बयान करने के बाद इख्तिताम पर झूठ बोल दिया। हकीकत यह है कि सोबिया ने 2 लाख रुपए देकर तुम्हारे मुंह पर थूक दिया था और वो तुम्हारे जाल से निकलकर फरार हो गई थी। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर अफसोस है, इसलिए अब यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता और वापस शहर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं हक्का पक्का इसे जाता हुआ देखता रहा। मेरे दिमाग पर से शराब का नशा हिरन हो गया और मैं दोबारा तो कीर का साया बन कर रह गया था, जिसकी हैसियत वजूद के सामने कुछ भी नहीं होती, हमेशा इसके पीछे ही रहता है।